नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक और प्यारी सी रचना लेकर आया हूं जिसका नाम है संदेह और जिसकी रचना की है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस कहानी में कितने कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने मेन रोल प्ले किया है। तो सबसे पहले नंबर पर है श्यामा और दूसरे नंबर पर राम निहाल और तीसरे नंबर पर किशोरी और चौथे नंबर पर मोहन बाबू और पांचवें नंबर पर मनोरमा जो कि मोहन बाबू की पत्नी है और छठे नंबर पर ब्रज किशोर जो कि रिश्तेदार हैं मोहन बाबू के। अब समझने की कोशिश करना, पहले नंबर पर है श्यामा जिनके यहाँ किराएदार के रूप में है राम निहाल। अब श्यामा एक विधवा स्त्री है जिनके पति पहले ही मर चुके हैं और किशोरी जो कि श्यामा की बेटी है और मोहन बाबू और मनोरमा ये दोनों पति पत्नी हैं और ब्रज किशोर जो है वो मोहन बाबू का रिश्तेदार है और राम निहाल जिसके यहाँ पहले नौकरी करते थे वो थे ब्रज किशोर। तो इतना आपको समझ में आया तो पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो मतलब राम निहाल जिसके यहाँ पहले नौकरी करते थे वो थे ब्रज किशोर और अभी जिनके यहाँ रह रहे हैं वो है श्यामा और ब्रज किशोर के यहाँ नौकरी करते समय उनकी मुलाकात जिनसे हुई थी वो है मोहन बाबू और मनोरमा जो कि पति पत्नी है। इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। राम निहाल अपना सारा सामान बांध रहे हैं और वो दुखी हैं और वो श्यामा के घर से जाना चाहते हैं। अब उनके हाथ में एक फोटो है और कुछ बंडल है, कागज के खत के बंडल है जिसे वो खोलना भी चाहते हैं लेकिन डर भी रहे हैं। अच्छा, नाम ही है चैप्टर का संदेह। तो पूरी कहानी में सबको एक दूसरे पे संदेह ही है, शक ही है, सब एक दूसरे पे शक ही कर रहे हैं। जैसे राम निहाल को शक है कि श्यामा उनसे प्यार करने लगी है तो राम निहाल, अच्छा श्यामा राम निहाल की देखभाल करती है। श्यामा ये राम निहाल को भाई की तरह मान रही है, उनका केयर करती है। जब जब उनका केयर करती है तो राम निहाल को लग रहा है कि श्यामा शायद मुझसे प्यार करती है, तो राम निहाल श्यामा से प्यार करने का संदेह कर बैठे। इधर मोहन बाबू को संदेह है कि उनकी पत्नी और ब्रज किशोर मिलकर उन्हें पागल बनाने पे लगे हुए हैं जिससे मोहन बाबू की सारी संपत्ति ब्रज किशोर को मिल जाए। अब मोहन बाबू को अपनी पत्नी पे और ब्रज किशोर पे संदेह है। अब दूसरा संदेह, जब मनोरमा राम निहाल को बार बार खत लिखती है, चिट्ठी लिखती है, तो राम निहाल को फिर से संदेह होता है कि मनोरमा राम निहाल से प्यार करती है। तो ये पूरी कहानी जिसका नाम है संदेह, सबको एक दूसरे पर शक ही है लेकिन अंत में सबका संदेह क्लियर हो जाता है। वो कैसे क्लियर होगा वो आपको अंत में पता चल जाएगा और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपने अंत तक देखा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और वीडियो के अंत में मैं ये भी बताने वाला हूं कि एग्जाम में इस चैप्टर से अगर कोई प्रश्न आया तो आपको क्या याद रखना जरूरी है जिससे कि आपका प्रश्न गलत ना हो, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, कहानी की शुरुआत ही होती है राम निहाल से। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगे हुए हैं और जिस कमरे में वो, यहाँ बुद्ध की प्रतिमा भी है जो शांत, गंभीर और प्रसन्न है। राम निहाल के हाथ में कागज का बंडल है जिसे वो संदूक में रखने से पहले पढ़ने चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं। उनके हाथ में एक लिफाफा है जिसमें एक चित्र है और उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। अब जब ये नजारा किशोरी ने देखा तो उसने तुरंत जाकर श्यामा को बताया और श्यामा पहुंच गई राम निहाल के पास और पूछने लगी बात क्या है, आप इतना दुखी क्यों हो, आप रो क्यों रहे, हमसे कोई गलती हुई क्या? तो राम निहाल ने कहा गलती आपसे सवाल ही नहीं है, अरे गलती तो हमसे हुई है, उसी का पश्चाताप कर रहे हैं। तो श्यामा ने कहा हुआ क्या पहले बताओ तो सही। तो किशोरी वहां खड़ी थी इसलिए राम निहाल बताने से डर रहे थे। तो श्यामा ने किशोरी से कहा घर में जाओ। तो जब किशोरी से कहा कि जाओ और किशोरी जब चली गई है तब राम निहाल कहना शुरू करते हैं कि तुम्हारा कठोर व्रत, तुम्हारा वैधव्य
देखकर ऐसा लग गया, मुझे समझ में आ गया कि हम अपनी वासनाओं का दमन कर सकते हैं, इंसान के वासनाओं का दमन किया जा सकता है। मैं नौकरी की तलाश में और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर आया तो मुझे विश्वास हो गया श्यामा कि मैंने घर पाया है, मैंने परिवार पाया है। मैं गृहहीन था, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं थे, मैं दर दर भटक रहा था। ये छोटा सा संदूक और थोड़ा सा सामान, यही मेरे उत्तराधिकारी के अंश है। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे अमीर बनने की इच्छा मुझे दर दर दौड़ाता रहा, मुझे भगाता रहा, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला। और आज जब आपके यहाँ आया तो मुझे लगा कि मेरा घर मिला। तो श्यामा ने कहा, सारी बात बता ली, असली बात बताओ, बात क्या है? सब कुछ बता लिए, लेकिन रो क्यों रहे हो, जा क्यों रहे हो, वो तो नहीं बता रहे। तब राम निहाल बताना शुरू करता कि मैं पहले जहाँ नौकरी करता था ना, वो ब्रज किशोर के, वो बड़े अच्छे हैं और सम्मानित लोग हैं, बड़े सज्जन लोग हैं। एक दिन की बात है, जब मैं काम से छुट्टी पाया तो शाम को दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था। नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे की सुंदरता देखने के लिए गंगा किनारे घूमने जाने वाला था। तब तक ब्रज किशोर ने बोला कि आज मेरे संबंधी आ रहे हैं और आप तो जा ही रहे हो गंगा किनारे घूमने, तो उन्हें भी जरा घुमा दो और तब तक मैं अपना काम कर लूं। फिर जब उनके संबंधी आए तो वो थे मोहन बाबू और मनोरमा, और मैं उनको घुमाने के लिए मान मंदिर पर ले गया। मैं डर रहा था। जब मैं नाव पे चढ़ा तो मनोरमा नाव पे चढ़ने से डर रही थी। मैंने मनोरमा को अपना हाथ बढ़ाकर उसे नाव पर चढ़ाया। उस घाट पर आकाश दीपक जल रहे थे, गंगा नदी में दीपक बह रहे थे। अब जब मनोरमा नाव पर चढ़ी तो उसने धीरे से मेरे कान में कहा कि मेरे जो पति है ना, वो पागल बनाए जा रहे हैं और थोड़े हैं भी, तो आप थोड़ा इनसे बच के रहिएगा। तो जब नदी में दीपक जल रहे थे, नदी में दीपक बह रहे थे, तो मोहन बाबू ने बताया कि ये दीपक जीवन के लघु दीप की तरह अनंत की धारा में बहने के संकेत है। तो उनकी बात किसी को समझ में नहीं आई। और फिर मनोरमा ने अपने पति से पूछा, अच्छा वो बांसों पर टंगे जो दीपक है उनका क्या मतलब है? तो उन्होंने बोला, है आकाश असीम है, इसका कोई अंत नहीं है, ये भी उसी ओर जाने के संकेत है। फिर मोहन बाबू को लगा कि ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को बोलना शुरू किया कि आप लोग मुझे पागल समझ रहे हो ना, आप लोगों को लगता है कि मैं पागल हूं, मैं बेवकूफ मूर्ख हूं। अब मनोरमा उन्हें शांत करने के लिए कहती है, लेकिन वो चुप होते नहीं। तो मैंने नाविक से कहा कि अब नाव को आप नदी किनारे की तरफ ले चलो। अब मैं मोहन बाबू के मनोविकार के संबंध में सोच रहा था, मोहन बाबू के दुख के बारे में समझ रहा था। तब तक मोहन बाबू बोले कि मनोरमा, तुम और ब्रजकिशोर मेरे साथ षड्यंत्र रच रहे हो ना, तुम दोनों मिलकर मुझे पागल बनाना चाहते हो ना। अब ये बात सुनकर मनोरमा को बहुत कष्ट हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। उसने अपने पति से माफी मांगी कि आप चुप रहिए, शांत हो जाइए, ऐसा मत बोलिए, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। अब उसी समय मोहन बाबू ने मनोरमा को सब कुछ कहा कि ये दुनिया ने मुझे सिर्फ धोखा दिया है, मुझे निष्कपट प्रेम चाहिए जो आज तक मुझे मिला नहीं, तुम भी मुझे नहीं समझी मनोरमा, क्या मैं बोलूं। अब जब मोहन बाबू और मनोरमा की ये हालत थी, मनोरमा को लगा कि मोहन बाबू मेरी सबके सामने इज्जत उतार रहे हैं, मुझे बुरा कह रहे हैं। तो मोहन बाबू को लगा कि तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारी इज्जत उतार रहा हूं, मैं तुम्हारा बुरा कर रहा हूं, मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूं। चलो मैंने जो किया उसके लिए माफी मांगता हूं। और सच में मोहन बाबू ने मनोरमा के पैर पकड़ लिए। और जब मनोरमा के पैर पकड़े तो मनोरमा ने झटके से अपना पैर पीछे खींचा। अच्छा, ये राम निहाल सारी कहानी बता रहे हैं श्यामा को, उनके साथ जो हुआ था, क्यों वो दुखी हैं, क्यों वो जाना चाहते हैं। तो जब मनोरमा ने अपना पैर पीछे खींचा तो उसका शरीर हमारे शरीर से स्पर्श कर गया। मनोरमा ने धीरे से मुझसे कहा कि आप इस विपत्ति में मेरी सहायता नहीं करेंगे क्या? आप इस मुसीबत में मेरी सहायता नहीं करेंगे क्या?
जब हम लोग नाव से उतर गए, राम निहाल कहता है कि मोहन बाबू आगे आगे जा रहे थे, पीछे पीछे मनोरमा थी, उनके पीछे मैं था। तो मनोरमा ने धीरे से मुझसे कहा, इस मुसीबत में आप मेरी सहायता नहीं करेंगे क्या? तो मैं अवाक रह गया, मैं आश्चर्य में पड़ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और श्यामा कहती, इसके बाद क्या हुआ ये तो बताओ। रामनिहाल ने कहा, फिर मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रज किशोर यह चाहता है कि मोहन बाबू को अदालत में पागल घोषित कर दिया जाए और उनकी सारी संपत्ति का मालिक ब्रज किशोर खुद बन जाए, क्योंकि मोहन बाबू के सबसे निकट, सबसे नजदीकी संबंधी, रिलेटिव अगर कोई था तो वो ब्रज किशोर था। अब नामनिहाल थोड़ा रुक कर फिर बोलता है कि तुमको भी संदेह हो रहा है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? मेरे मन में भी यही संदेह चल रहा है, मनोरमा बार बार खत लिखकर मुझे क्यों बुला रही है? शायद मनोरमा को मुझसे प्यार है। अब श्यामा ने हंसकर कहा कि तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वो दुष्चरित्रा है? अरे रामनिहाल बाबू, प्यार करना इतना आसान काम नहीं है, और आपके लिए तो बिल्कुल नहीं। वैसे आपके हाथ में क्या है? लिफाफे में किसका चित्र है? मनोरमा का ही चित्र तो नहीं है? जरा देखो तो सही। और जब श्यामा वो चित्र लेती है तो उसने देखा कि वो तो चित्र श्यामा का है। अब श्यामा को बड़ा आश्चर्य होता है। अब वो कहती है, मतलब राम निहाल बाबू, मुझसे भी प्यार करने की गलती कर बैठे हो और आपको लगता है मनोरमा आपसे प्यार करता रहे, आपके लिए तो अच्छी फांसी लगी। आपने तो दोनों को मनोरंजन का साधन बना लिया, इधर मैं उधर मनोरमा। तो निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन काम है। आपके मन में जो संदेह है उससे बाहर निकलिए। मनोरमा आपसे प्रेम नहीं करती और मैं आपसे प्रेम नहीं करती। मनोरमा एक दुखिया स्त्री है, जिसको आपके मदद की जरूरत है, इसलिए वो आपको बुला रही है। आप जाओ और उसकी सहायता करके लौट आओ, क्योंकि भी आपको मेरी जरूरत है। अभी आपको यहीं रहना होगा, आपको मेरी संरक्षता की आवश्यकता है। और ये सब तुम्हारा भ्रम है कि मनोरमा तुमको प्रेम करते और तुम मुझको प्रेम करते हो। इसे राम निहाल बाबू, उठो, जाओ नहा लो, और जो गाड़ी जा रही उससे जाओ, उसकी मदद करो और वापस लौट आओ। राम निहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया है और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो श्यामा ने राम निहाल के मन में पड़े संदेह को खत्म किया। राम निहाल को लगता था कि मनोरमा राम निहाल से प्यार करने लगी। मोहन बाबू को लगता था कि मनोरमा और ब्रज किशोर मिलकर उसको इस संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, जबकि मनोरमा के मन में ऐसा कुछ नहीं था। और मोहन बाबू दार्शनिक विचारों वाले थे, इसलिए उनको कोई समझ नहीं पाता था। अब राम निहाल का ध्यान रखती थी श्यामा, तो राम निहाल को लगने लगा कि श्यामा उनसे प्रेम करती है, तो राम निहाल को मन में भी धीरे धीरे उनसे प्रेम हो गया। तो अंत में श्यामा ने राम निहाल का जो भी मन में उनके संदेह था मनोरमा के प्रति और अपने प्रति, वो सब खत्म किया और यही कहानी समाप्त होती है। अब हम बात करते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो एग्जाम के नजरिए से जरूरी है, जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए। वो पहले नंबर पर है, राम निहाल श्यामा के यहाँ किराएदार है, महत्वाकांक्षी, मतलब अमीर बनने की इच्छा है, और अत्यधिक चतुर है, अत्यधिक बुद्धिमान है, जिसके कारण वो अभी तक सफल नहीं हो पाया है। श्यामा एक विधवा स्त्री है, बुद्धिमती है, संरक्षक की तरह राम निहाल की देखभाल करती है। मनोरमा मोहन बाबू की पत्नी है, सुंदर है, समझदार है, और राम निहाल से मदद मांगने के लिए उन्हें पत्र लिखती है। मनोरमा ने मदद मांगने के लिए पत्र लिखा है, और मोहन बाबू, जो कि मैंने बोला दार्शनिक विचारों वाले हैं, इसलिए उनकी बात सबके समझ में नहीं आती है और उन संवेदनशील, बड़े भावुक इंसान है। और अंत में ब्रज किशोर, जो कि चालाक है, बुद्धिमान है, शा, शातिर है, मोहन बाबू का सबसे नजदीकी रिश्तेदार है और मोहन बाबू को पागल बनाने की साजिश रच रहा है। ये सारी चीजें हमको याद रखनी है एग्जाम के नजरिए से। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई है, और अगर अच्छे से समझ आई, वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और यही ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।